हेलो, टुडेज योर फिफ्थ लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी। लास्ट टाइम हमने एप्रोप्रिएशन और चार्ज के ऊपर डिस्कशन की थी। अब वहीं से कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा सा हल्का सा बताया था आपको कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा अप लेके जाकर इसे समझते हैं कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, आगे भी इसके रिलेटेड डिस्कशन होगी, बट फिर भी अभी के लिए थोड़ी सी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है ताकि आप अगली डिस्कशन समझ सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। बेस्ट पे ये रहेगा कि इसकी हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो यहीं से हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। A and B are partners in a firm. A and B are partners in a firm. It is agreed that A is to be allowed salary of rupees 10,000 per year, ठीक है। A and B are partners है एक फॉर्म में। It is agreed that A is to be allowed a salary of rupees 10,000 per year। मतलब A को सैलरी दी जाएगी। एग्रीड है मतलब कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है, पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट है। तो ठीक है, ये फॉर्म इज operating its business in rented building. Annual rental charges of building amounting to rupees 30,000। तो ठीक है, जो फर्म है वो अपना बिजनेस एक रेंटेड बिल्डिंग में कर रही है। हमने कोई बिल्डिंग ले रखी है जिसका फर्म रेंट पे करती है, और जो एनुअली रेंटल चार्जेस है, एनुअली रेंट की पेमेंट जो फर्म को करनी पड़ती है वो नियर अबाउट क्या, वो टोटली जो है 30,000 है, ठीक है। ये सो शो योर calculations in following cases, ठीक। सो ये केसेस हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। पहला केस, व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर is 70,000, when gross profit for the year is 40,000, when gross profit for the year is 30,000, when gross profit for the year is 10,000। एक केस और भी लेते हैं, when gross profit for the year is nil। सिक्स केस अब यहाँ पे छोड़ूंगा, बाद में लिखेंगे इसे, बाद में सेंस पहले 5 केसेस को हम समझेंगे, उसके बाद
6 के मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रीड कर लें अगर, ठीक है। तो बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, इट इज एग्रीड दैट ए इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹10,000। एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि ए को हम एनुअली सैलरी देंगे, ठीक है, 10,000 पर ईयर। फर्म इज सैलरी ऑफ 10,000। फर्म इज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन रेंटेड बिल्डिंग, सो रेंट पे बिल्डिंग ले रखी है। एनुअल रेंटल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग अमाउंटेड टू ₹30,000 के रेंटल चार्जेस हैं। शो योर कैलकुलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपके सामने दो चीजें डाली हैं, ठीक है। एक तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टीज रहेंगी। नंबर 1 फॉर्म, सेकंड नंबर पे पार्टनर्स एंड थर्ड नंबर पे अदर देन फॉर्म एंड पार्टनर, जिसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, एक्सटर्नल्स या फिर आउटसाइडर बोल देते हैं, ठीक है। जो भी हम पार्टनर्स को पे आउट करते हैं वो एप्रोप्रिएशंस, एंड जो थर्ड पार्टी को पे आउट करते हैं उसे बेसिकली हम बोल देते हैं चार्ज, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे चार्ज ले लिया और एक मैंने यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ले ली। मतलब एक जो रेंट है वो थर्ड पार्टी को पेमेंट जाएगी उसकी, जो भी लैंडलॉर्ड है उसको जाएगी, एंड जो ये सैलरी है वो ऑटोमेटिकली जाएगी पार्टनर को, जो पार्टनर आपका यहाँ पे ए है। सो देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन रहेंगी। हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट सॉल्यूशन में केस नंबर 1 करते हैं। केस नंबर 1 मतलब कि अगर फर्म साल में 70,000 का प्रॉफिट कमाती है तो अकॉर्डिंगली किस किस तरीके से सारी कैलकुलेशन बैठेगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ले रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि अभी तक उसमें से रेंट लेस नहीं हो रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट, इस केस में 70,000 लेस। अब पहले जो पेमेंट्स करनी पड़ती हैं वो सेकंड पार्टी को नहीं, वो हम पहले पेमेंट करेंगे थर्ड पार्टी को। तो सबसे पहले लेस होगा यहाँ पे रेंट। रेंट आपका जो है 30,000, ये बच गया आपका 40,000, जिसे आप बोलते हो नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लेस रेंट 30,000, नेट प्रॉफिट 40,000। देन उसके बाद 40,000 का प्रॉफिट मतलब 70,000 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था, जिसमें 30,000 तो रेंट में चला गया, बचा जो 40,000। 40,000 को भी हम सीधे ही से डिवाइड नहीं कर देंगे। सबसे पहले तो मैं लेस करूंगा ए सैलरी, ए बेसिकली सेकंड पार्टी, ए सैलरी 10,000। सो ये आपके पास बाकी बच गया 30,000। तो ये 30,000 बचा, इसे हम बेसिकली बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसे हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। सिंस प्रॉफिट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा हुआ है तो आपको साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डीड है। आपको बता रखा है जब भी एब्सेंस ऑफ डीड होगी तो ये प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग पार्टनर्स। तो ए शेयर और बी शेयर इन प्रॉफिट। अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जो बचे, डिविजिबल प्रॉफिट जो बचे वो 30,000 इंटू 1/2, 15,000 इसको चला जाएगा एंड बी को जो चला जाएगा 15,000। ये बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था। आपके पास काफी ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट थे या ग्रॉस प्रॉफिट था, जिसकी हेल्प से आपने रेंट भी पे कर दिया, सैलरी भी पे हो गई, उसके बाद कुछ बच भी गया जो था डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी डिवाइड कर लिया। ये बेसिक केस था। बट इसके बाद थोड़ा सा आप जाके हम अगला केस करते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 में वो ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है आपको 40,000। सबसे पहले इसमें, अच्छा केस नंबर 2 बता देता हूं आपको। ये मानना है केस नंबर 2 में कि फर्म अगर बाई चांस 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है किसी एक साल में, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेंगी। ठीक है, सबसे पहले लेस जो रेंट बेसिकली चार्ज, वो पे आउट होगा 30,000 और यहां पे आपका बचा नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट बचा वो बचा आपका 10,000 लेस एज सैलरी।
सैलरी भी कितनी है 10,000, और ये देखिए डिविजिबल प्रॉफिट नहीं। सो आपने यहाँ पे देखा कि अब 40,000 माइनस 30,000 रेंट पे हो गया, उसका नेट प्रॉफिट 10,000, सैलरी पे होगी 10,000, एक ही जो पार्टनर है, उसके बाद इस बार इनके पास डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा। जब डिविजिबल प्रॉफिट कुछ बचा है नहीं, तो ए को ना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, ना ही बी को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार पार्टनर्स के पास प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं आया, बट फिर भी कुछ बचा था। तो उससे पहले प्रॉफिट डिवाइड नहीं कर लिया, उससे पहले हमने पे की सैलरी, बट उससे भी पहले जो पे हुआ वो रेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहता है, सबसे पहले हम पे करते हैं चार्ज को, ये आपको पता लग गया होगा। उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएशंस होती है वो उनको पे आउट करते हैं। लास्ट जो आपके पास केस नंबर 1 था, उसमें चार्ज भी पे हो गया आपका पूरा का पूरा, एक एप्रोप्रिएशन थी, सैलरी वो भी पे होगी, उसके बाद प्रॉफिट बचे थे वो भी हमने एप्रोप्रिएट कर लिए, वो भी हमने डिवाइड कर लिए। बट अगले केस में सिर्फ आपके पास इतना पैसा था कि उसमें से आप एक चार्ज पे कर सको और एक सैलरी पे कर सको, बाकी जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसके नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब आगे चलते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है वो दे रहा है आपको 30,000। उसके बाद सबसे पहले हम लेस यहां पे रेंट, ठीक है, रेंट जो है वो भी 30,000 है। तो ध्यान दीजिए आपके पास इस साल सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है, आपके पास जो इस साल ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000, और वो इतना ही हो पाया कि आप उसके साथ पे आउट कर सकते हो सिर्फ रेंट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेंट दैट्स इट। उसके बाद इस साल तो आपके नेट प्रॉफिट जो है वो हो गए नील, 400 पूरा पे हो गया। अब यहां पे समझने वाली बात ये है, क्या एक ही सैलरी पे आउट होगी? क्या कुछ डिविजिबल प्रॉफिट बचेंगे? नहीं, पहले ही नेट प्रॉफिट टोटली खत्म हो रखा है। अब लेस इज सैलरी, देखिए सैलरी देने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं, और ये जो सैलरी है ये बेसिकली जा रही है सेकंड पार्टी को, जो कि पार्टनर है। पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगी जब आपके पास कुछ प्रॉफिट बचेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं बचेंगे तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन तभी होगी जब आपके पास कुछ प्रॉफिट्स बचेंगे। इस केस में आपके पास कुछ भी प्रॉफिट्स नहीं बचे, तो कोई भी एप्रोप्रिएशन इन दैट केस नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब कि ए को सैलरी नहीं पे आउट की जाएगी। बट चार्ज, इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे देखते हैं। इन दैट केस ए की सैलरी कुछ भी पे नहीं होगी, डिविजिबल प्रॉफिट वो भी क्या हो गया आपके पास, नील हो गए। सो कहने का मतलब एप्रोप्रिएशंस तभी हो पाएंगे जब आपके पास बचेंगे कुछ प्रॉफिट्स। अब हम और देखते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके सामने रखा था केस नंबर 4, उसमें देखिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट उसमें दे रखा है 10,000। अब ध्यान दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, जबकि जो हम रेंट पे करना है हमने इस साल के दौरान, वो रेंट पे करना है आपको 30,000। अब ध्यान दीजिएगा, रेंट 30,000, बट जो रेंट है वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। चार्ज की ये सबसे बड़ी क्वालिटी रहेगी, आपको प्रॉफिट होता है तो भी पे आउट होगा, आपको लॉस होता है तो भी पे आउट होगा। जबकि एप्रोप्रिएशन तभी पे आउट होंगी, तभी पार्टनर्स को दी जाएंगी जब आपके पास, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट्स होंगे। जब आपके पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे तब कभी भी एप्रोप्रिएशंस पे आउट नहीं होगी। तो देखिए इस साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट 10,000, वैसे तो रेंट 30,000 है और प्रॉफिट आपके पास 10,000 है, बट फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेस रेंट। जो रेंट है वो कितना पे आउट करना पड़ेगा, 30,000। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रॉफिट से 10,000 है तो रेंट हम 30,000 कैसे पे आउट करेंगे? भाई वो हो जाता है, वो आपके पास कैश बैलेंसेस है, पिछले साल के प्रॉफिट्स पड़े हो, वहां से पे आउट हो जाता है, बट ओनली इन केस ऑफ चार्ज, नॉट इन केस ऑफ
एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे चार्ज पूरा पूरा पे आउट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 था, प्लस वर्क में भी आपने किया होगा, आपके पास इनकम 10,000 की है, जबकि एक्सपेंस 30,000 का होगा। अगर आपके पास एक्सपेंस 30,000 का हो गया तो इन दैट केस यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं हुए, उल्टा आपके पास जो हो गया वो हो गया नेट लॉस। 10,000 की इनकम, 30,000 के एक्सपेंसेस, तो जो नेट लॉस आ गया इस केस में वो आ गया आपका 20,000। अब गौर दीजिएगा, ऊपर वाले केस में नेट प्रॉफिट नील था, एप्रोप्रिएशन नहीं हुई। मैंने पहले भी बोला कि एप्रोप्रिएशन तभी करनी है जब आपके पास होगा प्रॉफिट, वर्ड है प्रॉफिट। इस केस में आपके पास लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया नो डाउट क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता कि आप कोई एप्रोप्रिएशन कर पाओ। इस केस में भी जो सबसे पहले क्या होगा, लेस ए सैलरी, यहां पे ए की कोई भी सैलरी पे आउट नहीं होगी। क्यों? कारण ये है कि जो ए की सैलरी है वो है एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन पे एक कंडीशन लगती है कि ये तभी की जाएंगी जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो एप्रोप्रिएशन नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे आपके पास चार्ज को पे करने के लिए भी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट था 10,000, बट चार्ज से 30,000। चार्ज की यही क्वालिटी है, यही करेक्टर है कि आपके पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं भी होंगे तो भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और जिस वक्त आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं थे और आपने चार्ज पे आउट किया तो उसकी वजह से रिजल्ट में आपको आ गया लॉस। ठीक है, लॉस आ गया, एक ही सैलरी पे आउट मत करना। क्यों? कारण क्योंकि अभी प्रॉफिट्स नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट तो नहीं आया, बट यहाँ पे डिविजिबल आ गया लॉस। अब ये लॉस 20,000 का, पार्टनर ऑब्वियस ही बात है ओनर्स है, अगर ओनर्स है तो उन्हें प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा और लॉस भी। एग्रीमेंट में या क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता है एब्सेंस और डीड में प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। तो इस केस में उल्टा क्या हो गया, ये हो गया कि ए को मिला ए शेयर इन लॉस, लॉस मिलेगा 20,000 1/2 और वो टोटलिटी में रहा 10,000। इसी तरीके से बी शेयर इन लॉस 20,000 इंटू 1/2 और वो रहा 10,000। सो इस केस में दोनों को जो मिला वो मिला लॉस, कोई भी प्रॉफिट्स नहीं। और कारण ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट कम था, चार्ज ज्यादा था, चार्ज तो पे करना ही पड़ना है। ठीक है, अगर पे करना है तो उसकी वजह से आपको रिजल्ट में क्या आ जाएंगे, लॉसेस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक और केस दे रखा है, केस नंबर 5। उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट नील दे रखा है, सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट नील लेस चार्ज, सॉरी लेस रेंट। अब तो आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप रेंट पे आउट कर पाओ, बट नहीं, सिंस जो रेंट है वो थर्ड पार्टी की पेमेंट है, वो एक चार्ज है, अकॉर्डिंगली वो चार्ज आपको तब भी पे करना पड़ेगा जब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो रेंट, अगर आप कुछ भी ना होते हुए भी रेंट पे आउट करोगे तो यहाँ पे आपके लिए जनरेट हो जाएगा नेट लॉस, और इस पर जो नेट लॉस जनरेट होगा वो आपको पता ही है 30,000। एंड अकॉर्डिंगली ये नेट लॉस लेस एज सैलरी, फिर से सैलरी जो है टुवर्ड सेकंड पार्टी है, और सैलरी बेसिकली चार्ज नहीं है, एप्रोप्रिएशन है। वही बात आ गई, एप्रोप्रिएशन तभी करेंगे जब आपके पास होगा प्रॉफिट। इन दैट केस आपके पास लॉस है तो ए को कोई भी सैलरी पे आउट नहीं होगी। बट यहां पे अगेन डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आया, डिविजिबल क्या आ गया, लॉस, और वो आ गया 30,000। सो एज लॉस, ए शेयर इन लॉस, बी शेयर इन लॉस 30,000 1/2, 50,000 का लॉस उठाना पड़ेगा, 30,000 1/2, अगेन इसे भी 15,000 का लॉस उठाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस बार भी दोनों को क्या मिला, लॉस। सो हल्का सा मुझे डिफरेंस बताना था,
थर्टिकली लिखता तो वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहता, उसे मैंने न्यूमेरिकली शिफ्ट कर दिया, न्यूमेरिकली समझाने की कोशिश की। तो ऑन द होल जो मेरी कंक्लूजन है, कंक्लूजन यही थी कि चार्ज प्रॉफिट के केस में भी लगेगा, लॉस के केस में भी आपको देना पड़ेगा, बट एप्रोप्रिएशन तभी होगी जब आपके पास होंगे सफिशिएंट प्रॉफिट्स। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होंगे तो फिर आप एप्रोप्रिएशन नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, एक केस छोड़ रखा था, वहां पे पुट करता हूं। हाँ, इसके रिगार्डिंग आपके और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सर ऐसे होगा, 2 पार्टनर की सैलरी होगी, 3 की होगी, नो डाउट उसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी तो हम सिंपली समझ रहे हैं कि आखिरकार ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या चीजें हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। हल्का हल्का करके करेंगे तो बेटर रहेगा। बट 6th केस हम लिख लेते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वाला केस माइंड में आ रहा होगा, तो वो मैं लिख लेता हूं। व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 34,000, ठीक है। सो ये केस नंबर 6। यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट 34,000 लेस रेंट जो कि चार्ज है आपका 30,000। यहां पे आपका अभी भी नेट प्रॉफिट है, वो कितना है 4,000। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि 400 आपको हर केस में देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो देख भी लिया हमने। बट जो आपका एप्रोप्रिएशन है उसके बारे में, एप्रोप्रिएशन तभी करेंगे जब आपके पास प्रॉफिट्स होंगे। अब देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 4,000 है, जबकि जो एक ही सैलरी हम पे आउट कर रहे हैं वो है 10,000। तो अब क्या करें? बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एप्रोप्रिएशंस तभी होंगी जब प्रॉफिट्स होंगे, और कितनी होंगी? जितने आपके पास प्रॉफिट। ये नहीं यहाँ पे प्रॉफिट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 10,000 की सैलरी पे आउट करना स्टार्ट कर दो, नहीं। आपके पास प्रॉफिट 4,000 है तो ठीक है, इन दैट केस एक को सैलरी मिलेगी, 10,000 नहीं मिलेगी, जितने आपके पास क्या है प्रॉफिट। एंड इन दैट केस जो सैलरी पे आउट होगी वो सिर्फ होगी 4,000 लेस इज सैलरी, और वो 10,000 नहीं पे आउट होगी मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप 10,000 पे आउट करने की कोशिश करोगे, आपके पास इतने प्रॉफिट ही नहीं है, जो प्रॉफिट है 4,000 है, तो ए सैलरी इस केस में जो पे आउट होगी वो 4,000। एंड इस केस में डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा, तो पार्टनर को ना प्रॉफिट जाएंगे ना ही लॉस। अगर यहाँ पे बाई चांस में 10,000 कर देता है एप्रोप्रिएशन, तो 4,000 माइनस 10,000 6,000 का पार्टनर को क्या आ जाता, लॉस आ जाता, ठीक है। वो ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर और भी डिस्कशन लूंगा, बट इतना सा आप प्लीज ये नोट डाउन जरूर करिएगा और इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। इसके ऊपर आपके और भी डाउट्स आएंगे, सभी डाउट्स को हम हैंडल करेंगे जैसे जैसे ही ये चैप्टर आगे चलता चलेगा, जैसे डिस्कशन आगे चलती चलेगी। चार्ज और एप्रोप्रिएशन बार बार आएंगे आपके पास, इंटरेस्ट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आएगा, ठीक है। सैलरीज और रेम्युनरेशन में चार्ज दोबारा से आएगा, देन रेंट में भी आ जाएगा दोबारा से, वो सब कुछ आपको समझाऊंगा। बट फिलहाल आपको पता तो होना चाहिए कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है, तो ठीक है। ये एग्जांपल मोर देन एनफ रहेगी, ठीक है। ये डिस्कशन रही चार्ज और एप्रोप्रिएशन पे। अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्रीज को। लॉजिक बेसिक्स हमने समझ लिया है, अब हल्का हल्का हम जनरल एंट्री की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको 6 क्लोज बताए थे, उसमें से पहले क्लोज की जनरल एंट्रीज क्या रहेंगी वो देखेंगे। तो पहला क्लोज ये था, आपने डिस्कशन कर ली थी, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। कुछ एक स्टूडेंट न्यू हैं जिनके बेसिक्स हो सकता है मे बी थोड़े वीक हो, उनके लिए हल्का सा, ठीक है। ये देखिए, कोई भी अकाउंट है, आप लेजर बना रहे हो, आपको पता है ये पोर्शन डेबिट साइड एंड ये वाला पोर्शन क्रेडिट साइड। अब जैसे मैं यहाँ पे बैलेंस डाल रहा हूँ बाय करके कुछ भी 50,000, अब ये इस अकाउंट में एक बैलेंस आ गया, और बेसिकली जो बैलेंस आया इस बैलेंस को मैं बोलूंगा क्रेडिट बैलेंस। कारण ये कि यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो जब भी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होगी तो मैं उसे बोलूंगा कि ये अब आ गया इसमें क्रेडिट बैलेंस। जो क्रेडिट बैलेंस आया वो आया 50,000, उसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम। अगर यही चीज मैं यहां पे लिख दूं 280,000, तो अब इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस नहीं हुआ,
अब यहाँ पर आ गया आपका डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से। जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होगी तो उसे मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस। अब इसमें डेबिट बैलेंस है और वो रहा 80,000। तो ठीक है, जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होगी डेबिट बैलेंस, जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होगी तो अकॉर्डिंगली इसमें क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये आपको समझ लग गया होगा। सो बेसिकली या तो मैक्सिमम स्टूडेंट को आते ही है, बट फिर भी मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए इसे हल्का सा डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आपका जो बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप बाय सेल्स 4 लाख, टू परचेज रख लीजिए 1 लाख। यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके, कि इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 4 लाख है और डेबिट साइड पे 1 लाख। अभी भी क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, तो इसमें भी क्रेडिट बैलेंस ही है, बट वो क्रेडिट बैलेंस कितना है? अभी 4 लाख क्रेडिट बैलेंस नहीं है, 1 लाख का आपने डेबिट में डाल दिया, तो अकॉर्डिंगली इसमें अब क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो होगा 3 लाख का। ठीक है, और वही क्रेडिट बैलेंस जिसे मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। लाख। यहां पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो जाता है, फिर आपके पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, हम जनरल एंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3 लाख। अब इसमें से अभी अगर मैं बोलूं तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें अभी आपके पास क्रेडिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो टोटली 3 लाख का। जैसे ही हम इसमें कुछ एक्सपेंसेस डालने स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए रेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 लाख। अब इसमें क्रेडिट बैलेंस ही है अभी भी, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है डेबिट से, बट क्रेडिट बैलेंस जो है इस वक्त वो है 2 लाख, तो 2 लाख का इसमें क्रेडिट बैलेंस है। फिर मैं कुछ और भी डाल देता हूं, 2 सैलरीज 60,000। ठीक, अब देखिए इस साइड पे 3 लाख, इस साइड पे 1,60,000। अभी भी इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही है, बट अभी 3 लाख क्रेडिट बैलेंस नहीं है। जो क्रेडिट बैलेंस है वो इतना है, अब क्रेडिट में 3 लाख माइनस 1 लाख डेबिट के माइनस 60,000 डेबिट के, कुल मिला के जो अभी इस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है वो है आपका 1,40,000। सो गौर रखिए, अब यहां पे जो क्रेडिट बैलेंस है उसे मैं बोलूंगा नेट प्रॉफिट। 3 लाख माइनस 1,60,000 जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपके पास है 1,40,000। अब आपको पता ही है, ध्यान दीजिए, ये हमारी पहली जनरल एंट्री बनने वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर आपके पास आपके सामने अकाउंट पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें अभी क्रेडिट बैलेंस है। जो क्रेडिट बैलेंस है वो है कुल मिला के 1,40,000 का। कल मैंने आपको समझाया था कि जीपी यहाँ पे आता है, उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ चुका है, जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका टोटल 1,40,000। उस नेट प्रॉफिट को आपको नीचे उतारना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट को नीचे उतारना पड़ेगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, अगर अब आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं दोबारा से बोल देता हूं एक बार। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 3 लाख है, प्रॉफिट है ये 3 लाख, उसमें से आपने रेंट का खर्चा माइनस किया 1 लाख, अभी भी प्रॉफिट है 2 लाख। फिर आपने 2 लाख में से फिर से 60,000 की सैलरी माइनस की, अभी भी प्रॉफिट है 1,40,000। और जो वो प्रॉफिट है वो क्रेडिट बैलेंस है, और उस क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो 1,40,000। अब ध्यान दीजिएगा, इस नेट प्रॉफिट को मैंने नीचे वाले खाते में ट्रांसफर करना है। अगर नीचे वाले खाते में ट्रांसफर करना है,
इस खाते का जो बैलेंस अभी शो हो रहा है वो है इस वक्त क्रेडिट बैलेंस। और अगर किसी भी खाते को हमने बंद करना हो और उसमें क्रेडिट बैलेंस हो तो उसे हम करेंगे डेबिट। इस चीज को मैं इस साइड पे भी समझा देता हूं 2 मिनट। अगर आपको यहां पे देखना है, ये देखिए, मान लीजिए ये एक खाता है, आपके पास 2 साइड्स बनी हुई है। इसमें आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट बैलेंस है, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो टोटल है 50,000 का। अगर इस खाते से आपको 50,000 निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इसी खाते को उतने ही अमाउंट से क्या करना पड़ता है, डेबिट। जैसे आप डेबिट करोगे ये वाला अमाउंट बाहर आ जाएगा। सो देखिए यहां पे भी अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है। जो क्रेडिट बैलेंस है इसमें नेट प्रॉफिट वो है 1,40,000। अब इस खाते को अगर आपने खाली करना है, आपको पता है नेट प्रॉफिट को यहां पे लेके आना पड़ेगा। इस खाते को अगर आपने खाली करना है तो इस खाते को आपको करना पड़ेगा डेबिट, और इसे डेबिट करोगे तो आप क्रेडिट तो देना पड़ेगा। जो क्रेडिट देंगे हम वो देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो बेसिकली लिखने के लिए टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 1,40,000, और आपको पता है यही प्रॉफिट नीचे चला जाता है, कल बताया था, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,40,000। बट आखिरकार इसकी जनरल एंट्री क्या बनी, जनरल एंट्री ये बनी 1,40,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हुआ आपका डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,40,000 के साथ हुआ आपका क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की जो फर्स्ट जनरल एंट्री आपकी डलती है वो ये होती है कि आपको प्रॉफिट को लेके आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट को तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको करना पड़ेगा डेबिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करना पड़ेगा आपको क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली जो इसकी जनरल एंट्री बन गई वो ये बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट 1,40,000। लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए। सो सिंपल सा फंडा, प्रॉफिट को यहां से इस साइड में शिफ्ट करना है। प्रॉफिट का जो बैलेंस रहेगा वो आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इसको अगर खाली करना है तो इस खाते को डेबिट करना पड़ेगा, और इस खाते को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अब अपोजिट में भी मूव ऑन हो सकते हैं हम। अपोजिट में कैसे रहेगा, वो इस तरीके से देखिए। बाई चांस अब देखिए, बाय सेल्स 1 लाख, टू परचेज 5 लाख। अब देखिए आपके पास सेल्स ही 1 लाख की है और आपके जो खर्चे हैं वो 5 लाख के हो गए। तो आप अगर आप यहां पे भी चेकआउट करने की कोशिश करोगे तो इस अकाउंट में अभी आपका जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा है, वो आ रहा है डेबिट बैलेंस। और 5 लाख का डेबिट बैलेंस नहीं है, डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, बट कितनी बड़ी है, वो बड़ी है 4 लाख। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है, या फिर इनकम 1 लाख की, खर्चा 5 लाख का, तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट्स नहीं हो रहे आपको, उल्टा जो हो रहे हैं वो आपको क्या हो रहे हैं, लॉसेस। सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सॉरी ग्रॉस लॉस को P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका ग्रॉस लॉस, कैरी डाउन, कुल मिलाकर 4 लाख। ये अकाउंट आपका फिनिश हो रहा है। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और ये ग्रॉस लॉस अब इस साइड पे आएगा। सो बेसिकली टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। देखिए अभी आपके पास जो लॉस है वो है 4 लाख। इन शॉर्ट अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप देखेंगे, डेबिट साइड पे 4 लाख पड़े हैं और क्रेडिट साइड पे आपके पास
कोई भी बैलेंस नहीं है। सो इस खाते में अभी भी जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस, और बेसिकली वो टोटली क्या है, लॉस। बट फिर भी एक आधा हम यहाँ पे चार्ज डाल लेते हैं। जैसे टू रेंट डाल दिया मैंने 1 लाख का, और वो डेबिट पे ही पड़ा। अब फिर से डेबिट साइड बड़ी हो गई, और वो डेबिट साइड कितनी बड़ी हो गई, 5 लाख से, और इसमें अभी भी डेबिट बैलेंस आ रहा है। और जो डेबिट बैलेंस है समझिए उसको 4 लाख का लॉस, ऊपर से आपने रेंट 1 लाख का और पे कर दिया, तो आपके लॉस कम नहीं हुए, लॉसेस बढ़ गए, और जो लॉसेस है वो फिलहाल 5 लाख दिखाई दे रहा है। अगर आप बैलेंस भी निकालने की कोशिश करोगे अकाउंट की, तो उसका बैलेंस भी जो है वो अभी भी आ रहा है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब ही यही हुआ कि इस खाते में अभी भी आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेस है, और उस लॉस का मैं नाम बोलूंगा नेट लॉस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका अगला खाता रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको पता है जो भी अगर ऊपर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट शिफ्ट होंगे, अगर ऊपर लॉसेस हो तो फिर लॉसेस शिफ्ट होंगे, और वो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इस केस में आपके पास जो है प्रॉफिट नहीं है, अभी आपके पास जो है लॉस है। लॉस यानी कि इस खाते में जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके पास डेबिट। अब इस लॉस को यहां पे शिफ्ट करना है आपको, तो इस खाते को बंद करने के लिए मैं अब डेबिट नहीं करूंगा, इस खाते को अब मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, और इसको मैं लिखूंगा बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, कितना, 5 लाख। अगर इसको क्रेडिट कर दूंगा, ये खाता अभी आपके सामने दिख ही रहा है कि ये क्रेडिट हुआ, तो आपको पता है जो गोल्डन रूल होता है डेबिट क्रेडिट का कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, वो भी पूरा करना पड़ेगा। इस खाते को अगर क्रेडिट किया और कैरी डाउन, अब ये लॉस यहां पे नीचे आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैंने क्या किया, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, इसे मैंने कर दिया अब डेबिट, और अमाउंट कितना रहा आपके पास, 5 लाख। सो ये आपके पास पहली जनरल एंट्री रही जब आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट को या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अभी इसको हल्का सा देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। जो प्रॉपर जनरल एंट्रीज है वो मैं अभी आपको इस साइड पे बताता हूं, ध्यान दीजिए। ये जनरल एंट्रीज आपको लिखनी है। तो ये पहली जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हेडिंग ये है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप प्रॉफिट मैंने पहले भी बता रखा, जो प्रॉफिट है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको शिफ्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे डेबिट करना पड़ेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जो जनरल एंट्री बन जाएगी वो ये बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ भी फिगर्स रख लीजिए, इमेजिनरी फिगर्स डाल रहा हूं, मान लीजिए 50,000 है। Generation being net profit transferred from profit and loss account to profit and loss appropriation अकाउंट। ये पहली एंट्री।
और दूसरी एंट्री ये रहेगी फिर आपके पास। अच्छा, आपके लिए मैं काम करता हूं, यहाँ पे हल्का सा प्रोफोर्मा भी बना देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये हल्की सी अगर लेजर बना दूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, सो ये डेबिट साइड की और ये आपकी क्रेडिट साइड की। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, बट यहाँ पे मैं अकाउंट बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, और क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे ये है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है वो बेसिकली है 50,000। नेक्स्ट, इससे अपोजिट वो ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस, अगर लॉस होता है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो जनरेटरी ये रहेगी आपकी। अब जो लॉस है आपको मैं दिखा गया था कि लॉस के केस में P&L अकाउंट में जो बैलेंस आता है वो आता है डेबिट। अब डेबिट बैलेंस आ गया, उसको खाली करना है तो मुझे P&L को करना पड़ेगा क्रेडिट। उससे क्रेडिट दूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैं दे दूंगा डेबिट। सो अकॉर्डिंगली जनरेटरी इसकी टोटली ऑपोजिट बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ भी मैं इमेजिनरी फिगर रख लीजिए यहाँ पे 60,000। अब ये प्रॉफिट नहीं है, अब ये लॉस है। नरेशन बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अगर यहाँ पे मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद शो करने की कोशिश करूं तो वो ऐसा कुछ रहेगा, उसकी लेजर ये रहेगी। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने किया डेबिट और उसी के लेजर में आ रहे हैं तो हम डेबिट कर देंगे। यहां पे फिर हम लिखेंगे टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। बेसिकली ये लॉस है और बेसिकली ये जो है आपका ऊपर वो प्रॉफिट है। सो ये हमारी पहली जनरेटरी रही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम P&L से नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर वहां पे प्रॉफिट है उसको उतारेंगे नीचे P&L एप्रोप्रिएशन में। अगर वहां पे सॉरी फिर से रिपीट करता हूं, अगर ऊपर लॉस है तो उसे ट्रांसफर करेंगे नीचे, अगर प्रॉफिट है तो उसे ट्रांसफर करेंगे। इस केस में हम फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर आपके P&L में नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उसे अगर फिनिश करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इससे अपोजिट, अगर आपके पास नेट लॉस है, नेट लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ऑब्वियस सी बात है नेट लॉस है तो लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, उसे खत्म करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। सो ये आपकी स्टार्टिंग की कुछ एंट्रीज थी जो मैंने आपके सामने रख दी। आहिस्ता आहिस्ता करके हम एंट्रीज के बारे में और चलेंगे। हाँ, अभी मुझे लग रहा है इस एंट्रीज में जनरेटरीज में आपको कुछ कंफ्यूजन आ सकती है, तो उन कंफ्यूजन को मैं निकालने के लिए इस साइड पे थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग और डिस्कशन दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सिंपल, यहां पे मैं सीधे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी ये, आप ध्यान रखिएगा इसका। जो स्टूडेंट का बेसिक वीक है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉडाउन, ऊपर से हमारे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आया, मान लीजिए कोई भी खर्चा नहीं है यहाँ पे, अज्यूम कर लीजिए कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी नहीं। अगर नहीं है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आराम से इस अकाउंट में जो आपका बैलेंस आ रहा है वो टोटली जो है क्रेडिट बैलेंस है, और प्रॉफिट 50,000, खर्चा कोई भी नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, कोई भी खर्चा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपका कितना हो जाएगा 50,000। मान लीजिए थोड़ा सा चेंज रखते हैं, यहाँ पे टू सैलरी डाल देता हूं, सैलरी पे करनी पड़ रही है आपको 10,000, पहले से ग्रॉस प्रॉफिट था 50,000, सैलरी जो पे की आपने 10,000, उस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने 10,000 की सैलरी पे कर दी, अभी आपके पास बाकी खर्चा कोई भी नहीं है, तो नेट प्रॉफिट आपके यहाँ पे कितने हो गए 40,000। सो 50,000 माइनस 10,000, नेट प्रॉफिट आपके यहाँ पे 40,000 दिखाई दे रहे हैं। फिर से मैं बोलूंगा, क्रेडिट साइड पे 50,000 है, डेबिट साइड पे 10,000 है, अभी भी इस खाते में जो बैलेंस आ रहा है वो आपका प्रॉफिट है, या मैं बोलूं जो बैलेंस आ रहा है वो आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो 50,000 नहीं है, 50,000 माइनस 10,000 40,000, और जो 40,000 है आपको पता है 50,000 में से 10,000 चला गया तो प्रॉफिट ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी इस खाते में टू नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000, और ये आपकी रही बैलेंसिंग फिगर 50,000। और आपको भी पता है ये नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 40,000 ये आपका प्रॉफिट है। आप ध्यान दीजिए, साफ तौर से आपको भी दिखाई दे रहा है कि इस खाते का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस नहीं है, वो है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसे ऐसे लिखते हैं फिर हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। कितना बैलेंस हुआ 40,000, और आपको पता ही है अल्टीमेटली ये हमारा है भी क्या प्रॉफिट। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समटाइम्स ऑथर्स ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, सिंपली 40,000 भी लिख देंगे। अगर वो ऐसे भी लिख रहे हैं तो भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये जो खाते में बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस ही है और प्रॉफिट ही है। ठीक है, ये और दूसरी चीज अब ध्यान दीजिएगा अब अगर तो ये यहां पे जनरेटर आप यहां पे भी बनाना सीख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्रेडिट बैलेंस है, इस खाते को अगर आपको बंद करना है तो ऑब्वियसली बात है डेबिट करना पड़ेगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को यहां से निकालकर आपको P&L एप्रोप्रिएशन में डालना पड़ेगा। अगर डालना है तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, इस खाते को प्रॉफिट एंड लॉस को अब आपको डेबिट करना पड़ेगा, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको करना पड़ेगा क्रेडिट, जैसे आपने यहां पे किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसके अपोजिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, मान लीजिए 50,000, अभी तो प्रॉफिट ही है आपके पास, बट अब ध्यान दीजिए हमने सैलरी जो पे कर दी वो ये कर दी, सैलरी 90,000, प्रॉफिट था 50,000, खर्चा आपने 90,000 का कर दिया। ऑब्वियसली बात है, लेमैन की लैंग्वेज में समझिए, 50,000 की इनकम है, 90,000 का आप खर्चा कर रहे हो, नेट में आपको अब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है लॉस, लॉस हो रहा है, तो उसका बैलेंस क्या होगा खाते में ये भी देख लीजिए। ये देखिए अब इस खाते में क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा है, अब इस खाते में आ रहा है डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, और कितनी बड़ी है 40,000। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अब अगर मैं इसे बैलेंस करूंगा तो ये देखिए 90,000,
टोटल 90,000 और बैलेंस भी इस साइड पे आ रहा है, और ये बेसिकली आपका है नेट लॉस, बैलेंसिंग फिगर 40,000। एंड इन दैट केस अब मैं बोलूंगा इसे कैसे कैसे होता लिखता है, वो ऐसे लिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस 40,000, और ये बेसिकली आपका क्या है, लॉस। ऊपर खाते से भी आपको क्लैरिटी हो रही है कि डेबिट बैलेंस जब भी इनकम्स कम और एक्सपेंसेस ज्यादा, इन दैट केस लॉस। और इसे लिखते कैसे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और साफ लिख रहा है कि इसमें क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, या तो ऐसे लिख देगा प्रॉफिट एंड लॉस और आगे लिख देगा कि लॉस है और कितने का है, 40,000। याद रखिएगा प्रॉफिट का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा एंड लॉस का हमेशा ही जो रहेगा वो बेसिकली रहेगा डेबिट बैलेंस। अब वही बात आ गई, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इसको अगर आपको खत्म करना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको क्रेडिट कर दोगे तो फिर डेबिट देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये जो है इस खाते को खत्म बंद करना होता है। आपको कल ही दिखाया कि वहां से प्रॉफिट निकल के फिर नीचे जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली इस खाते को अगर जर्नल एंट्री बनानी है तो अभी डेबिट बैलेंस है इसमें, इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट, और जो डेबिट दूंगा मैं वो दूंगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपने किया हुआ है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब लॉस था तो लॉस को ट्रांसफर करने के लिए लॉस को पी एंड एल को हम कर रहे हैं क्रेडिट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कर रहे हैं डेबिट। ठीक है, तो सेम ये वाली एंट्रीज आप प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप क्लास 1 की बुक उठाइए, उसमें से ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सीखिए। जैसे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपके कहीं ना कहीं बेसिक्स काफी ज्यादा वीक है, तो उनके इंप्रूव करने के लिए आप बेसिक देखिए कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट है लॉस है वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस डेबिट करके एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करके। ठीक है, एंड अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट। सो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए, जैसे वो कई बार ऐसे लिख देगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सी आर लिख देगा बीच में 40,000। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस उसका क्या है, क्रेडिट। तो सिंपल सी जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खाली करना पड़ेगा और इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अगर इसको खाली करना है, इसमें ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, अब इस खाते को आपको करना है डेबिट और क्रेडिट से देना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अकॉर्डिंगली इसकी जो जनरल एंट्री बन जाएगी वो ये बन जाएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। ठीक, सो एग्जांपल नंबर 2, अगर वो ऐसे लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस 40,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बोल रहा है बट उसका ये नहीं बता रहा है कि इसमें क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है और वो आपका क्या है, प्रॉफिट। तो अब भी इसमें क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसे खाली करना है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाना है। तो इस खाते को प्रॉफिट एंड लॉस को मेरे को डेबिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री रहेगी सेम टू सेम एज अबव इन फर्स्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर वो ऐसे लिख देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 60,000 और यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया उसने डीआर। डीआर का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस है,
डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं है अब आपके पास, अब आपके पास क्या है, लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास है लॉस। अब P&L में अगर लॉस है और उसका डेबिट बैलेंस है, इसे बंद करने के लिए आपको इस खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो डेबिट देना है वो आपको देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अकॉर्डिंगली जो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी फिर वो ये बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये लॉस है अमाउंट 60,000। ठीक है, कई बार ऐसे लिख देगा वो अकेला ही नेट प्रॉफिट 80,000, नेट प्रॉफिट 80,000 खुद ही बोल रहा है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का आपको पता ही है जो बैलेंस रहता है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। फिर वही वाली एंट्री, अगर क्रेडिट बैलेंस है इसको खाली करना है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम टू सेम ये वाली एंट्री ऊपर वाली। कई बार वो लिख देगा नेट लॉस, तो आपको पता ही है नेट लॉस 90,000, पता ही है इसका बैलेंस, नेट लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब P&L में डेबिट बैलेंस आ गया, इसको खाली करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। इन दैट केस जो एंट्री लगेगी वो ये वाली एंट्री लगेगी। तो प्लीज एग्जांपल के तौर पे भी आप इसे रख लीजिएगा, ठीक है, सही रहेगा। ऑन द होल फिर से एक बार लास्ट ट्राई में कर रहा हूं आपके लिए जिनके बेसिक्स थोड़े से वीक है। सो याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट 40,000, इसका बैलेंस क्रेडिट। अगर वो बोल दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि क्रेडिट बैलेंस, ये भी प्रॉफिट और ये भी आपका प्रॉफिट। बट अगर वो लिख दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता है क्रेडिट, ठीक है, बैलेंस तो खुद ही दे दिया क्रेडिट बैलेंस, और इसका मतलब भी क्या हुआ, प्रॉफिट। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देगा डेबिट। अगर डेबिट लिख देगा तो आपको पता है उसका बैलेंस डेबिट हो गया, और फिर वो प्रॉफिट नहीं है, फिर वो लॉस है। अगर खुद ही लिख दिया नेट लॉस तो ठीक है, उसका आपको बैलेंस पता है डेबिट, और वो बेसिकली क्या हो गया, लॉस। इस केस में जब आप P&L अकाउंट लिख सकता हूं यहाँ पे P&L एप्रो। अब देखिए इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल एंट्री क्या बनी, अब क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए जनरल एंट्री बन जाएगी। इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको फिर मैं डेबिट कर दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट। अकॉर्डिंगली जनरल एंट्री बन गई आपके पास। जो जनरल एंट्री बनी वो P&L अकाउंट, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सामने वाली एंट्री। इस सेम एंट्री, इस खाते को फिर आप डेबिट कर दूंगा और इसको क्रेडिट, सेम डेबिट और क्रेडिट। बट यहाँ पे देखिए अब इस खाते में जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, इसको शिफ्ट करने के लिए मुझे इसे क्रेडिट करना पड़ेगा P&L को, और डेबिट जो दूंगा मैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। सेम वे इस खाते का डेबिट बैलेंस है तो इसे खाली करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा इसे, और इसे मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो प्लीज जितना मेरी तरफ से हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब आपको इसे बार बार देखना है, रिवाइज करना है, ठीक है। सो ये रही आपकी पहली एंट्री। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में बोला था कि हम थोड़ी बहुत MCQs के ऊपर भी डिस्कशन लेंगे, बट अभी इस क्लास को इतना ही रखता हूँ। ट्राई करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हम स्टार्टिंग जो करें वो करें MCQ से। आप जितना भी आपका पिछला काम है प्लीज़ आप उसे सही तरीके से प्रॉपर ढंग से नोट डाउन करिए और उसे रिवाइज करिए। अब लेक्चर्स थोड़े ऊपर जाने स्टार्ट होंगे, थोड़े से हार्ड लेवल पे स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ पिछला रिवाइज करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इतना ही रखते हैं।